सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने रोमन समाज की संस्कृति और वहां साक्षरता की स्थिति के बारे में अध्ययन किया था। तो उससे अगला ये वीडियो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे रोमन साम्राज्य में आर्थिक विस्तार, यानी कि जो व्यापार होता था उस समय रोमन समाज में जो व्यापार होता था, जो वहां पर कृषि होती थी, वो कैसे होती थी, वो क्या होता था, उन सब के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आर्थिक विस्तार की बात हम कर रहे थे। आर्थिक विस्तार में रोमन साम्राज्य में जो बंदरगाह थे, जो समुद्री जहाज जहां पर रुका करते थे, बंदरगाह की मात्रा काफी ज्यादा थी, खानों की मात्रा काफी ज्यादा थी, खदानों की मात्रा जहां से खनिज पदार्थ ये लोग निकालते थे, ईंट के भट्टे काफी मात्रा पे रोमन साम्राज्य में थे, और जैतून के तेल की फैक्ट्रियां काफी मात्रा में उस समय रोमन साम्राज्य जैतून के तेल का व्यापार भी करता था। गेहूं प्रचुर मात्रा में होता था। दूसरा, ये लोग उस समय अंगूरी जो शराब थी वो भी काफी मात्रा में रोमन साम्राज्य में, यानी कि रोमन शासनकाल में जहां जहां इनका शासन था वहां पर इन सब चीजों का व्यापार उस समय होता था। तो ये जो व्यापार होता था स्पेन, गैलिक प्रांतों, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र और इटली, इन जगहों से उस समय व्यापार हुआ करता था। और जो जैतून का तेल था ये सबसे ज्यादा स्पेन इस पे आगे निकल गया था। पहले इस पे था इटली, लेकिन स्पेन ने बाद में अपने जैतून के तेल की जो उत्पादन था उसमें अपनी गुणवत्ता में सुधार किया और उसकी कीमतें कम रखी, जिसके कारण स्पेन जैतून के तेल के व्यापार में इटली से आगे निकल गया। बाद में रोमन साम्राज्य में जो जैतून का तेल था इटली से कम मात्रा में मंगाया जाने लगा। तो शुरू में इटली जैतून का तेल ज्यादा उत्पादन करता था, लेकिन बाद में स्पेन इससे आगे निकल गया। तो अब बात करते हैं हम कि रोमन साम्राज्य में ऐसा क्या हुआ जो यहाँ ये जो व्यापार हुआ, आर्थिक जो विस्तार हुआ वो अच्छा हुआ। तो इसकी बुनियाद रखी सम्राट ऑगस्टस ने, जो रोम के पहले शासक थे, और 2700 ईसा पूर्व में ये गद्दी में बैठे। और जो इसकी शुरुआत जो करी थी सम्राट ऑगस्टस ने करी थी, और 31 ईसा पूर्व इनके बाद इनकी नीतियों के कारण 31 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व का काल में ये व्यापार इनकी नीतियों के कारण काफी फला और फूला। तो स्वर्ण काल उस समय कहा जाता था व्यापार के लिए, सम्राट ऑगस्टस का जो काल था। और जो ये व्यापार था और जो समृद्धि हुई रोम में, उसका स्वर्ण काल कहा जाता था उस समय। लेकिन उस समय भूमध्य सागर जहां से व्यापार होता था, भूमध्य सागर से जो समुद्री जहाज के माध्यम से व्यापार होता था, वहां पर लुटेरों का काफी आतंक था। समुद्री जो लुटेरे थे उनका काफी आतंक था, जिसको दूर करने के लिए, इन समुद्री लुटेरों के आतंकों को दूर करने के लिए सम्राट ऑगस्टस ने एक स्थायी और शक्तिशाली सेना इन्होंने बनाई, समुद्री सेना इन्होंने बनाई, ताकि जो समुद्री लुटेरे थे इनके आतंक को उस समय खत्म किया जा सके। और इस स्थायी सेना ने धीरे धीरे जो इनका समुद्र में आतंक था समुद्री लुटेरों का, इसको समाप्त कर दिया। जब समुद्री आतंक पूरी तरह से समाप्त हो गया तो रोमन साम्राज्य में जो व्यापारी थे वो सुरक्षित रूप से अपना व्यापार करने लगे। तो व्यापार जब सुरक्षित हो गया तो रोमन साम्राज्य में जो उद्योग धंधे थे, व्यापार था, इसका अत्यधिक प्रसार हुआ। प्रसार होने के अलावा यहाँ कृषि के क्षेत्र में भी खूब तरक्की हुई उस समय। और रोमन साम्राज्य में कृषि के क्षेत्र में तरक्की हुई, ये बात कर ली हमने। और रोमन साम्राज्य में जो घास के मैदान थे उनको कृषि के लिए यहाँ के लोग कृषि भूमि में इन्होंने बदला, कृषि योग्य भूमि में जो घास के मैदान थे उनको परिवर्तित किया। और इस प्रकार जो रोमन साम्राज्य था उस समय अपने आर्थिक उन्नति
के अपने एक मजबूती दौर में था। इस ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक इसने व्यापार में अपना आर्थिक विस्तार बनाए रखा और खूब फला और फूला। तो स्वर्ण काल इसको कहा जाता था व्यापार का। तो अब हम सीधे चलते हैं अपनी बुक की तरह और बात करते हैं कि जो वहां पर जैतून के तेल जिनको एम्फोरा में लेकर आते थे, एम्फोरा एक प्रकार का मटका होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे, या ड्रेसल 50 ये भी एक प्रकार का मटका होता है जिसमें उस समय जैतून के तेल और शराब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार के लिए भेजा जाता था, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी हमने बात कर ली है कि किस प्रकार रोमन साम्राज्य में व्यापार फला और फूला। बुक में जो हमारे आर्थिक विस्तार के बारे में लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए जो चित्र है यहाँ पर, ये एक प्रकार के कंटेनर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक प्रकार के कंटेनर हैं जिनको उस समय एम्फोरा कहा जाता था, एम्फोरा, और या इसको ड्रेसल भी कहा जाता था। तो परीक्षा में एक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न जो 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है कि एम्फोरा किसे कहते हैं या ड्रेसेल किसे कहते हैं, तो इसको आप नोट कर लेना, यहीं पर से आपको अभी इसका आंसर मिल जाएगा। तो सीधे शुरू करते हैं आर्थिक विस्तार। तो साम्राज्य में बंदरगाह, खानों, खदानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियों आदि की संख्या काफी अधिक थी, ये हमने बात कर ली है पहले, जिससे रोमन साम्राज्य में वहां का जो आर्थिक आधारभूत ढांचा था बहुत ज्यादा मजबूत था। तो ये मैंने पहले बात कर ली है। तो इतना समय लगा इस व्यापार को अपनी चरम सीमा तक पहुंचने के लिए। तो आर्थिक ढांचा काफी मजबूत था। गेहूं, अंगूरी शराब तथा जैतून का तेल मुख्य व्यापारिक मदें थी। तो उस समय जो मुख्य रूप से व्यापार होता था गेहूं का, अंगूरी शराब का और जैतून का तेल। तो सबसे ज्यादा जो व्यापार उस समय माना जाता था, जो इतिहासकारों ने बताया, जैतून का तेल। और यह मुख्यतः स्पेन, गैलिक प्रांत, उत्तरी अफ्रीका, मिस्र तथा अपेक्षाकृत कम मात्रा में इटली से आती थी। पहले इटली ज्यादा उत्पादन करता था, लेकिन बाद में स्पेन जैतून के तेल के उत्पादन में इटली से आगे निकल गया। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। उस समय जो फसलों की स्थितियां थी वो सर्वोत्तम स्थितियां थी। फसलों के बारे में भी हमने बताया था कि जो घास के मैदान थे उनको कृषि योग्य भूमि में उस समय वहां के लोगों ने बदल दिया था, जिससे जो फसल होती थी वहां काफी ज्यादा अच्छी होती थी। शराब, जैतून का तेल तथा अन्य तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ थे वो इन एम्फोरा, इस मटके में ले जाए जाते थे। तो की ढुलाई ऐसे मटके या कंटेनरों में होती थी जिन्हें एम्फोरा कहते थे। तो आप समझ गए होंगे कि जो तरल पदार्थ को ले जाने के उस समय मटके थे उनका नाम उस समय उनको एम्फोरा कहा जाता था। इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े बहुत संख्या में अभी भी मौजूद हैं। तो इतिहासकारों को बहुत ज्यादा संख्या में इन मटकों के टूटे हुए टुकड़े मिले, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि उस समय तरल पदार्थ, जैतून का तेल, शराब या अन्य तरल पदार्थ का जो व्यापार था काफी ज्यादा मात्रा में उस समय रोमन साम्राज्य में होता था। तो इतिहासकारों को 5 करोड़ से अधिक मटकों के वहां पर अवशेष मिले हैं एम्फोरा के, जिससे उन्होंने अनुमान लगाया कि तरल पदार्थ काफी मात्रा में, इनका तरल पदार्थों का व्यापार उस समय होता था रोम के मोंटी टेस्टेक्यू नामक स्थल पर। अब इनमें क्या क्या ले जाया जाता था, इसके लिए वो सफल हो गए थे, क्योंकि उस समय जो व्यापार था, जो इतिहासकार थे सफल हो गए थे कि इनमें क्या ले जाया जाता होगा। तो जैतून का तेल, शराब और तरल पदार्थ। इसके अलावा प्राप्त वस्तुओं की मिट्टी का भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में उपलब्ध चिकनी मिट्टी के नमूने के साथ मिलान करके पुरातत्व विज्ञानी हमें इस निर्माण स्थल के बारे में जानकारी देने में सफल हो गए हैं। जो वस्तुओं थी, जो मिट्टी से बनी वस्तु थी, और जो भूमध्य सागर के जो क्षेत्र थे वहां की जो चिकनी मिट्टी थी वो एक ही मिट्टी थी, जिससे उन्होंने बताया कि एम्फोरा की जो मिट्टी थी वो इन्हीं भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही आ गई होगी, या बनाने के लिए वो लोग यूज करते थे। एक उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्यम 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में अपने चरमोत्कर्ष पर था। तो इस सन में स्पेन सबसे ज्यादा जैतून का तेल उस समय उत्पादन करता था, जैतून का तेल का। तो जैतून का तेल मुख्य रूप से 140 से 160 ईस्वी में स्पेन से काफी मात्रा में निकाला जाता था।
और उन दिनों स्पेन से उत्पादित जैतून का तेल मुख्य रूप से ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता था जिन्हें ड्रेसेल 20 कहते थे। तो स्टार्टिंग में मैंने ड्रेसेल 50 कह दिया था इसको, तो भूलवश वो हो गया था, तो आप इसको ड्रेसेल 20 पढ़िएगा। तो स्पेन में जो जैतून का तेल जिन कंटेनरों में ले जाया जाता था उसे ड्रेसेल 20। तो आप समझ गए होंगे कि एम्फोरा क्या है। एम्फोरा एक प्रकार के मटके हैं जिसमें रोमन साम्राज्य में तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। ये तरल पदार्थ अंगूरी शराब या जैतून का तेल उस समय होते थे। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो एम्फोरा का नाम बदल के स्पेन में हो गया था ड्रेसेल 20। तो ये जो ड्रेसेल 20 नाम था, ये जो एक वैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद थे उस समय, हेनरिक ड्रेसेल, उनके नाम से उनको सम्मान देने के लिए उन्होंने इस चीज की खोज की, तो ड्रेसेल 20 इनका नाम रखा। जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि स्पेन में जैतून के तेल का व्यापक प्रसार था। ऐसे साक्ष्य भिन्न भिन्न प्रकार के एम्फोरा पात्रों के अवशेषों और उनके तो जो पात्रों के अवशेष के मिलने के स्थानों के बल पर पुरातत्वविद यह बता सके कि स्पेन के जैतून के तेल के उत्पाद अपने इतावली प्रतिद्वंदियों से तेल का बाजार छीनने में सफल हो गए। यानी कि स्पेन ने जो जैतून का तेल था इटली के जो बाजार थे उस समय छीन लिए थे। जो इटली के बाजार थे वो स्पेन ने छीन लिए थे जैतून के तेल के व्यापार में। इसका कारण क्या था कि जो स्पेन में तेल उत्पादन होता था जैतून का, उसकी एक तो कीमत कम थी, दूसरी उसकी जो गुणवत्ता थी वो इटली में जो उत्पादित होता था जैतून का तेल उससे अच्छी थी। तो धीरे धीरे सारे बाजार में स्पेन ने अपना कब्जा कर लिया था। यहां पर भी वही लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं। ऐसा तभी संभव हुआ होगा जब स्पेन के उत्पादकों ने अपेक्षाकृत कम कीमतों पर बेहतर गुणवत्ता वाला तेल बेचा होगा। दूसरे शब्दों में भिन्न भिन्न प्रदेशों के जमींदार एवं उत्पादक अलग अलग वस्तुओं का बाजार हथियाने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा उस समय करते थे। बाद में उत्तरी अफ्रीका के उत्पादकों ने स्पेन के जैतून के तेल के उत्पादकों जैसा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। तो इटली से जो बाजार छीना स्पेन ने, और स्पेन से जो बाजार छीना उत्तरी अफ्रीका के जो उत्पादक थे, जैतून के तेल के उत्पादक थे, उन्होंने ये बाजार बाद में स्पेन से छीन लिया। तो जब इनका व्यापार जैतून का अच्छा होने लगा तो हो सकता है इन्होंने अपनी जो गुणवत्ता थी जैतून के तेल की और जो कीमतें थी वो बढ़ा दी होंगी, जिसके बाद उत्तरी अफ्रीका ने अपने जैतून के तेल के उत्पादन में उसकी गुणवत्ता अच्छी रखी होगी और उसका जो कीमत होगी वो कम रखी होगी उस समय, जिस कारण से उसके बाद अफ्रीका ने उस जैतून के तेल के बाजार में अपना बोलबाला उस समय स्थापित कर दिया था। फिर 425 ईस्वी के बाद पूर्व ने उत्तरी अफ्रीका के प्रभुत्व को तोड़ दिया। तो इसके बाद पूर्व आ गया। पूर्व के जो देश थे रोमन साम्राज्य में, उन्होंने फिर जैतून के तेल में अपना स्थान अग्रणी बना दिया। तो इस परिवर्ती 5वीं शताब्दी और 6वीं शताब्दी में एगियन, दक्षिण एशियाई मार्नर, तुर्की, सीरिया, फिलिस्तीनी व्यापारी अंगूरी शराब तथा जैतून क्षेत्र के प्रमुख निर्यातक बन गए। बाद में जो पूर्व के देश आए, यहां पर नाम बोल दिया है हमने, सीरिया, फिलिस्तीनी और एशिया माइनर के जो क्षेत्र है, तुर्की का क्षेत्र, इन लोगों ने अंगूरी शराब और जैतून के क्षेत्र में अपना बाजार में कब्जा कर लिया। जबकि भूमध्य सागर के बजाय बाजारों में अफ्रीका से आने वाले कंटेनरों की अचानक कमी हो गई। तो मिट्टी, जो कंटेनर जो बने होते थे उसकी मिट्टी से उन्होंने पहचान किया कि वो जो कंटेनर थे वो कहां पर बने होते थे, वो मिट्टी कहां की थी। तो भूमध्य सागर की मिट्टी जब कि कंटेनर कम आने लगे और पूर्व के कंटेनर वहां पर ज्यादा आने लग गए। इन प्रमुख गतिविधियों के साथ साथ अलग अलग प्रदेशों की समृद्धि, उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता और उनके उत्पादन परिवहन की क्षमता के अनुसार अधिक या कम होती गई। तो एक तो जो उस समय व्यापार का मुख्य स्रोत होता था, मुख्य जो साधन था जिसके माध्यम से व्यापार होता था, समुद्री जहाज के माध्यम से होता था। तो जहां पर उत्पादन होता था, अगर उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए इन जहाजों का प्रमुख, उस समय समुद्री जहाजों का प्रमुख योगदान उस समय रहा होगा।
तो जैसे जैसे बंदरगाह चेंज होते रहे, व्यापार बढ़ते रहा और समुद्री जहाज उत्पादन, समुद्री जहाज, इन सब से व्यापार में फर्क पड़ते रहा। तो बारी बारी से सब देशों ने बाजार पर अपना नियंत्रण वहां पर उस समय किया। तो साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत से क्षेत्र आते हैं जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत प्रसिद्ध थे। कृषि के क्षेत्र में हम बात करेंगे, जैसे इटली में कैंपेनिया, सिसिली, मिस्र में फयूम, गैलिली, बाइजेकियम, ट्यूनिशिया में जो है ये दक्षिणी गौल तथा बाइटिक दक्षिणी स्पेन, स्ट्रेबो तथा पिलनी जैसे लेखकों के अनुसार ये सभी प्रदेश साम्राज्य के घनी आबादी वाले और सबसे धनी भागों में कुछ थे। घनी आबादी थी और धनी थे। धनी कब होंगे? जब यहाँ इन क्षेत्रों का व्यापार अच्छा होगा, इन क्षेत्रों की कृषि अच्छी होगी, तब ये क्षेत्र धनी होंगे। तो इन क्षेत्रों में जो होता था उसको हम पढ़ लेते हैं। इन क्षेत्रों में बहुत बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब कैंपेनिया से आती थी। सिसिली और बाइजेकियम रोम को भारी मात्रा में गेहूं का निर्यात करता था। यहाँ कृषि और कैंपिया में अंगूरी शराब। गैलिली में गहन खेती की जाती थी। तो इतिहासकार गैलिली के बारे में लिखते हैं कि प्रदेशवासियों ने जमीन के एक एक इंच टुकड़े पर खेती कर रखी थी, यानी बहुत बड़ी मात्रा में उसमें वहां खेती हुआ करती थी। और स्पेन का जैतून का तेल स्पेन के दक्षिण में ग्वाडल क्विविर नदी के किनारों के साथ साथ बसी अनेक जमींदारियों से आता था। तो स्पेन में अनेक जमींदार जो अलग अलग क्षेत्र के थे, वहां वो जैतून के तेल का उत्पादन करके स्पेन में भेजा करते थे। दूसरी ओर रोम क्षेत्र के अनेक बड़े बड़े हिस्से बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। कुछ हिस्से तो काफी ज्यादा धनी थे और ज्यादा उन्नत अवस्था में थे, और कुछ बहुत कम उन्नत अवस्था में थे। जैसे नुमिडिया, अल्जीरिया का जो क्षेत्र है, वहां ऋतु प्रवास व्यापक पैमाने पर होता था। ऋतु प्रवास मतलब मौसम के साथ यहाँ लोग अपने जो आवास थे, जो रहने के स्थान थे, वो बदलते थे। चरवाहे तथा अर्ध यायावर अपने साथ में अवन आकार की झोपड़ियां, जिन्हें मैपालिया कहते हैं, उठाए इधर उधर घूमते फिरते उस समय रहते थे। तो वहां के लोग, हमने बात कर ली कि अपनी झोपड़ी, जिन्हें मैपालिया कहते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते रहते थे, क्योंकि वो ऋतु प्रवास करते थे। बाद में जब उत्तरी अफ्रीका में रोमन जागीरों का विस्तार हुआ, तो हमने पीछे बात करी थी कि काफी सारे जो घास के मैदान थे उनको काटकर वहां कृषि योग्य भूमि उस समय बना दी गई। तो कृषि योग्य भूमि बना दी गई, तो ये जो ऋतु प्रवास वाले लोग थे, इनको जो इनके पशु थे उनके लिए घास के मैदानों की कमी हो गई, जिसके बाद जो खानाबदोश जो ऋतु प्रवास थे इन क्षेत्रों में कम मात्रा में आने लगे। जो इनकी आवाजाही थी वो पहले से अधिक नियंत्रित हो गई। स्पेन में भी उत्तरी क्षेत्र बहुत कम विकसित था और इसके अधिकतर केल्टिक भाषी किसानों की आबादी थी, जो पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों में रहते थे। इन गांवों को कैस्टला कहा जाता था उस समय। कैस्टला, स्पेन के जो गांव थे पहाड़ों में, उन्हें कैस्टला कहा जाता था। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वह एक प्राचीन दुनिया थी या इतने सालों पहले वहां के जो लोग थे वो पिछड़े होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वहां जो सांस्कृतिक विविधताएं थी उसके बारे में हमने बात कर ली है, उनके आर्थिक जीवन के बारे में हमने अभी बात कर ली है। तो या उस समय जो वहां के लोग थे पिछड़े हुए नहीं थे, बल्कि काफी ज्यादा व्यापार में उन्नत थे और उनकी संस्कृति भी अलग अलग थी। भूमध्य सागर के आसपास पानी की शक्ति का तरह तरह से इस्तेमाल किया जाता था। इस काल में जल शक्ति से मिले चलाने की प्रौद्योगिकी में खासी प्रगति हुई। तो जल की शक्ति से ये लोग मिले भी चलाते थे। जैसे स्पेन के सोने और चांदी की खानों में जल शक्ति से उस समय खुदाई की जाती थी और पहली तथा दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाले जाते थे। सोना, चांदी या अन्य धातुएं, जो खनिज जो हमें धरती से प्राप्त होते हैं, जमीन से प्राप्त होते हैं, उनसे निकाले जाते थे। उस समय उत्पादकता का स्तर इतना ऊंचा था कि 19वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 1700 वर्ष बाद भी ऐसे उत्पादन के स्तर देखने को नहीं मिलते। तो ये बात कर रहे हैं कि अगर हम 1700 वर्ष पहले भी आ जाएंगे तो इतना उत्पादन उस समय नहीं होता होगा जिसमें ये पुराने लोग, अब सोने और चांदी की खदान थी, वहां उत्पादन होता था। उस समय सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी। तो सुसंगठित वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था उस समय रोमन साम्राज्य में थी।
जिसके कारण धन का उस समय व्यापक रूप से प्रयोग होता था। इन सभी बातों से संकेत मिलता है कि रोम की समुन्नत अर्थव्यवस्था को कम आंकने की प्रवृत्ति कितनी अधिक है। तो जो लोग उस समय ये मानते होंगे कि रोम की जो अर्थव्यवस्था थी वो लचर थी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पर जो आर्थिक विस्तार था उस समय रोमन साम्राज्य अपने स्वर्ण काल में था। तो आज हमने जो टॉपिक कवर किया वो टॉपिक था रोमन साम्राज्य की आर्थिक स्थिति के बारे में, उनके आर्थिक विस्तार के बारे में। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे श्रमिकों के ऊपर बनाएंगे। एक रोमन साम्राज्य की विशेषता थी, यहाँ जितने भी काम होते थे उसके लिए दास प्रथा यहाँ पर थी, और ये दास आसानी से जो इनके उपनिवेश थे रोमन साम्राज्य के, जैसे एशिया, उत्तरी अफ्रीका, वहाँ से आसानी से इनको मिलते थे। तो अगले वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा, और हम आशा करते हैं कि हमने आज जो आर्थिक विस्तार के बारे में बात की वो आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।